Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narwal. I will discuss the exercise of chapter number 7. तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जिसमें MCQs हैं। तो पहला MCQs है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। बच्चों, आप लोगों ने मीथेन का जब स्ट्रक्चर भी बनाया था ना, तो वहाँ आपने बात की थी कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहले का आंसर क्या हुआ? ए। इसको आप अल्फ़ा भी कह सकते हो। ए को क्या कह सकते हो? अल्फ़ा। दूसरा MCQs है, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज़ बॉन्डेड टू। बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो टर्शरी अल्कोहल की जो टर्शरी कार्बन है या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की जो टर्शरी कार्बन होती है, जो तीसरी कार्बन होती है, वो अटैच होती है 3 मिथाइल ग्रुप के साथ। यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की जो तीसरी कार्बन है उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं और साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ किसी किस्म का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो फिर हम इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, जिसको डेल्टा भी कहते हैं, ये सही होगा। इसमें नो हाइड्रोजन एटम होगा। थर्ड वन है, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। जब आपने बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की थी तो वहाँ आपने कहा था कि जो sp2 है, जिसमें आपने अल्कीन की एग्जाम्पल पढ़ी थी, तो वहाँ आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसका आंसर है सी। इसका दूसरा नाम है चार्ली, सी। फोर्थ वन है, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज वोलर। ये आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। उसके बाद लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच द सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp। आपने हाइब्रिडाइजेशन जिसमें की थी sp3, sp2 और sp की, तो इसमें आपने sp में लीनियर शेप पढ़ी थी। उसके बाद 6 वाला है, अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। और उसके बाद जो ट्रिपल होता है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ? बी, बीटा वाला। उसके बाद 7 वाला है, ईथर शो द फिनोमिना ऑफ मेटामोरिज्म। बच्चों, इसमें आपने मेटामोरिज्म में कहा था कि जो हमारे पास मेटामोरिज्म की डेफिनेशन आपने ये की थी कि ऐसे पॉलीवेलेंट एटम हैं जिनके साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। और ईथर में क्या होता है, सेंटर में ऑक्सीजन होती है और ये लिंक्ड होती है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ईथर है ये मेटामोरिज्म का फिनोमिना शो करती है। इसका आंसर है सी, जुज इज आल्सो नोन एज चार्ली। लास्ट वन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज़ अल्कोहल। नीचे 4 फार्मूलाज दिए हुए हैं, इनमें से आपने ये बताना है कि इनमें से अल्कोहल कौन सी है। जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है वो अल्कोहल है। तो इसका अल्फ़ा एज CH3CH2OH, इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल कह लें या इथाइल अल्कोहल कह लें। ये हो गया MCQs। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासीफाई। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन वाला आपने पीछे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था ओपन चेन भी है, क्लोज चेन भी है, और इसकी फिर आगे मज़ीद आपने उसकी क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें आपने कहा था ओपन चेन की 2 फॉर्म है, स्टेट चेन और ब्रांच है। क्लोज की आपने कहा था होमोसाइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक है। फिर उसमें आपने होमोसाइक्लिक को आगे फिर 2 मज़ीद क्लासेस में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो इस तरह आपने इसकी क्लासिफिकेशन की थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, 5th, व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। बाद में आपने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें आपने होमोसाइक्लिक में कहा था कि सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं या एक ही तरह के एटम होते हैं। होमोसाइक्लिक और हेट्रो में क्या पढ़ा था कि उनमें एटम ऑफ मोर देन 1 काइंड, यानी कि एक इकसाम से या एक किस्म से ज़्यादा उसमें एटम प्रेजेंट होते हैं कार्बन के अलावा। जिस तरह N था तो वो पायरीडीन बन गया, पिरीडीन बन गई थी। और अगर उसमें ऑक्सीजन मौजूद थी तो फ्यूरेन बन गया था। अगर NH प्रेजेंट था तो पायरोल बन गया। इस तरह इसकी आपने डिवीजन भी की थी। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा था। उसके बाद राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द 2 पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। बच्चों, ब्यूटेन के आपने
दो आइसोमर पढ़े थे, ये आपने आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में पढ़ा था कि आपके पास फ़र्ज़ करें 4 कार्बन वाली को ये करेंगे, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, 4 कार्बन वाली हैं। अब इसमें हाइड्रोजन भी हैं, 10 हाइड्रोजन आपने पूरे करने हैं यहाँ, पहले में 3 और आखिरी में भी 3, बाकी में 2-2, तो ये इस तरह 10 हो जाएंगे। इसमें आपने किस तरह पता चलेगा, आपने कार्बन की टेट्रावैलेंसी है इसको फुली सेटिस्फाई करना है। अगर आप, मैं कहता हूँ कि इसमें से ये CH3 निकालें और इसको इस CH के साथ ब्रांच की सूरत में लगा दें। पहले तो ये था नॉर्मल ब्यूटेन, जब स्ट्रेट चेन थी, जब आपने एक CH3 को यहाँ से ख़त्म करके यहाँ लगा दिया तो ये क्या बन गई, आइसोब्यूटेन। तो फिर हम कह सकते हैं ब्यूटेन के 2 आइसोमर या उसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें से एक नॉर्मल ब्यूटेन है और एक है आइसोब्यूटेन। उसके बाद बच्चों आ जाता है व्हाट इज़ ईथीन एज इन एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल केमिकल। तो बच्चों ईथीन की आपने इम्पोर्टेंस बतानी है, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है ऊपर। सबसे पहले आप इसको यूज़ करते हो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आर्टिफिशली तौर पर आप फ्रूट को पकाने के लिए, उसको राइपनिंग करने के लिए इथीन का यूज़ करते हो। उसके बाद पॉलीथीन और एथनॉल वगैरह, ऐसी अल्कोहल या इस तरह के केमिकल्स बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ करते हो। स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे भी इसको यूज़ करते हो। अब स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कोई भी चीज़ या कोई भी आपने केमिकल तैयार करना है, उसके लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी उसको आप किसका नाम दोगे, स्टार्टिंग मटेरियल का। ये इसी तरह जिस तरह आपने घर में कोई चीज़ बनानी, जिस तरह आपने बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए आप लोगों को जो जो प्रोडक्ट चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, जिस तरह चावल है, चिकन है या नमक है, मिर्चें वगैरह, जो भी आपको चाहिए वो बनाने के लिए, तो वो उस वक्त आपके पास किसके तौर पे होगा, स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे। तो इसको आप स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वाला है आप एनेस्थेटिक और प्लास्टिक, यानी कि किसी चीज़ आप इसको प्लास्टिक की तैयारी के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो प्लास्टिक होता है उसको आप टॉयज़ वगैरह यानी कि बच्चों के खिलौने वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये थे बच्चों इसके इस्तेमाल इंडस्ट्रियल स्केल पे। अब उसके बाद फिर प्रीवियस पेज पे आ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, यह आपने अच्छी तरह से पढ़ा था कि ये ग्रुप ऑफ एटम है या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है किसी की। जिस तरह हमारे पास OH है, अगर हमें पता चले कि ये OH है तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि ये OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। फिर हम अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी आपने पढ़ा था। और आपने जो आगे टेबल पढ़ा था उसमें एग्जांपल मेंशन की हुई थी काफ़ी सारी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपने पेपर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन करो और इसमें वो वाली एग्जांपल कोड करो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो आपने वहाँ से ऑक्सीजन वाली एग्जांपल्स देख लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोलर। हाँ जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी, और उसमें आपने वोलर का जो कारनामा था, उसने जो यूरिया तैयार किया था लैब के अंदर पहली बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए थे फ्राम इनऑर्गेनिक से, तो आपने वो वहाँ से इसका शॉर्ट आंसर का वहाँ से मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आपने जो पीछे पढ़ा था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम वगैरह, ये आपने वहाँ से करना है। अगर शॉर्ट के तौर पर पूछा जाए तो फिर उसका आंसर उतना ही लिखना है जितना शॉर्ट हो। अगर लॉन्ग के तौर पर पूछा जाए तो फिर आपने सारा लिखना है। ऐसा ना हो कि शॉर्ट पूछा जाए तो आप लॉन्ग लिखने बैठ जाएँ तो टाइम का पता ना चले, टाइम ज़ाया हो जाए। क्लियर बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। रिफॉर्मिंग वाला भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, आपने वहाँ से पीछे से देख लेना है कि ये किस तरह हमने वहाँ पढ़ा था। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 सोर्सेज पढ़े थे। आपने कहा था पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, और इसके अलावा जो एक और था पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और एक वहाँ कोल पड़ा था आई थिंक आपने। हाँ जी, ये 3 थे, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ये 3 आपने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा था। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो इनके नाम, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो उसकी डिटेल भी आपने एक्सप्लेन करनी है। 13 वाला है व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये आपने डेफिनेशन की थी हाइब्रिडाइजेशन की।
और उसके बाद sp3, sp2 और sp की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की एग्जांपल मेंशन की थी, जहां आपने बताया था कि इसमें एंगल कौन सा है, इसकी शेप कौन सी है, इसमें कितने सिग्मा बांड हैं, इसमें कितने पाई बांड हैं। तो ये सारी बातें आपने पीछे डिस्कस की थी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद 14 वाला एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। नीचे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन करें और हमें ये बताएं कि इसकी शेप क्या है, इसका एंगल क्या है, बॉन्ड क्या है, सारा कुछ इसके बारे में बताना चाहिए। उस तरह आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कीन, अल्केन की, ये आपने पीछे पढ़ा था। उसके बाद आपने अल्कीन भी पढ़ लिया था और अल्काइन भी, ये जो आपने sp3, sp2 और sp में डिस्कस की थी ना एग्जांपल, ये वही हैं। लेकिन आगे जो दो एग्जांपल आ रही हैं ये आपने नहीं पढ़ी। उसमें से एक है फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा है मिथाइल क्लोराइड। ये हम आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये हमने कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। हमारे पास पहले है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड देखते हैं, इसमें हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी हम करते हैं कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट में आप आ जाए 1s2, 2s2, 2p2 होता है। इसमें एक 2px में आ जाएगा, 2py में आ जाएगा। जो 2pz है ये अभी एम्प्टी है। और जब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट करोगे तो आपको पता है कि ये जो 2s है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा 2pz में। अब ये होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब आपने बच्चों देखना है कि ये जो कार्बन है इसके पास कितने पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं। आप देख रहे हैं 4 इसमें पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्या है ये? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो अब इनके साथ चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो इससे क्या होगा, आप देखें यहाँ बच्चों, यहाँ 1s1 लिखा हुआ है लेकिन इधर 2 है, एक और आपने लगा लेना, ये मिस्टेक हो गई है। अब आगे देखें इसमें कितने sp2 हैं, 4 sp2 हैं। तो कार्बन के पास 4 sp2 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ 4 बॉन्ड बने होंगे। एक बॉन्ड ये, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को मज़ीद स्टडी करें तो एक आपके पास ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कितने हैं इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं? 4। ये 4 आपने लिख लिए। अब इन चारों में देखें कि 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 क्लोराइड है। ये हमें कैसे पता चला है? फार्मूले से देख लो बच्चों। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। अब हमने 3 हाइड्रोजन की जगह 3 सर्कल लगा ली। एक सर्कल ये है, एक ये है। अब आपको ये भी पता है कि सर्कल हमने क्यों लगाए हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कह लें, तो इसमें एक ही है। तो जब इस कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? 1s1। तो s की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। तो आप इस तरह 3 सर्कल लगा लेंगे। और दूसरी तरफ आ जाएं क्लोराइड। क्लोराइड के लिए आपने एक डंबल शेप बनाई है। इसको क्यों बनाया? क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो इसलिए आप यहाँ क्या बनाएंगे? एक डंबल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड ये बना है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना है और एक सिग्मा बॉन्ड ये भी बना हुआ है। बच्चों देखें, जो Cl के लिए हमने डंबल बनाया था, ये कार्बन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है। तो हेड टू हेड ओवरलैप हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। अब देखें आपके पास टोटल ना 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। जब टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? मैंने आपको कहा था जितने सिग्मा बॉन्ड हों उसमें से एक S होता है और बाकी P होते हैं। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? फिर sp3, एक S और 3 P। और इसमें एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री का। तो ये था बच्चों मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, जो आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक और स्ट्रक्चर रहता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का। क्या नाम है इसका बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। देखते हैं इसी तरह हमारे पास यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन। इस स्ट्रक्चर को आप बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर भी है, ये भी और ये भी। अब आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। अब यहाँ हम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे या दोनों की हम इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे। तो पहले हम ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, वो है 8। कन्फिग्रेशन करें 1s2, 2s2, 2p4 होता है। तो 2px में 2। अब आपने इसको फिल ऐसे नहीं करना कि 2px में पहले 2 फिर 2py में 1, 2pz में 1, नहीं।
पहले 2px में एक, 2py में एक, 2pz में एक, कितने हो गए 3, एक बचा, फिर शुरू से स्टार्ट हो जाएं, 2px पे आ जाएं तो यहाँ एक और एंटर कर दें। तो इस तरह आप इसमें फिलिंग करेंगे। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि किस तरह हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। और अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो जो 2s था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये दूसरे वाले में आ जाएगा। इसकी एक्साइटेड स्टेट हो रही थी, तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट का है जो, और इसकी बच्चों जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है ये दोनों सेम है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होनी। अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट ना भी लिखें तो डायरेक्ट आप आ जाएं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट यहाँ शो करने का ये है कि आप लोग पीछे से जो पढ़ते आ रहे हैं इसमें आप तरतीब के साथ आ रहे हैं, पहले ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो आप देख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है, आपने इसको उसी तरह ही लिख देना है। और इसमें अगर आप चेंजिंग करेंगे तो क्या होगी कि इसमें जो एक्साइटेड स्टेट है, जो 2s है, ये 2p के साथ मिल जाएंगे ताकि इनकी जो एनर्जी है ये सेम है, ताकि हम इन दोनों को तीनों को इकट्ठा कर लें, पता चले कि इनकी एनर्जी सेम है। और अब इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पे आ जाएं तो हमने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया है, 2s को, 2pxy और 2py, इन तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक 2pz भी है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 3 हैं, और उन 3 में से एक पार्शली फिल्ड है और 2 कम्प्लीटली फिल्ड हैं। अब ये जो एक पार्शली फिल्ड है ना, अब हमारे पास कार्बन भी थी, कार्बन की मैंने कन्फिगरेशन इसलिए नहीं लिखी कि हमने पीछे किया, लेकिन इसकी सिर्फ मैंने हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखी है। इसमें आपने पीछे पढ़ा है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, हाइब्रिडाइज कितने हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों के तीनों कौन से हैं, ये पार्शियल फील्ड है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसमें से क्या होगा कि जो कार्बन का एक पार्शियल फील्ड है ये इसके एक पार्शियल फील्ड के साथ मिल जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन के पास सिर्फ 2 पार्शियल फील्ड रह गए हैं जो हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब ये जो 2 रह गए हैं इसके साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे। क्लियर, ये जो ऊपर 2 हाइड्रोजन के साथ ही ये इधर आके इसके पास आके अटैच हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है। अब इन दोनों ने क्या करना है कि दोनों ने अब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब इसकी हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने sp2 हाइब्रिडाइज थे, 3, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि कितने हाइब्रिडाइज हैं, 3, 1 2 3। अब 3 बना लें, 1 2 और 3 बन गए। उसी तरह आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में भी कितने हैं, 3 हैं, 1 2 और 3। अब आप देखें कि जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है, हमने यहाँ एक सर्कल लगा दिया, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन है। अब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक सिग्मा ये है और 2 सिग्मा ये हैं। अब उसके बाद दोनों में एक एक p ऑर्बिटल मौजूद था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, जो 2pz के नाम से यहाँ जाना जा रहा है। अब दोनों ने एक परपेंडिकुलर इस तरह ऑर्बिटल बनाए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। अब दोनों के दरमियान कौन सा बांड बन रहा है, पाई बांड बन रहा है। इस तरह नीचे भी एक पाई बांड बन रहा है, उनके सेंटर में कौन सा बांड है, सिग्मा बांड बन रहा है। अब आपने ये भी बात पढ़ी हुई है कि कार्बन टू कार्बन डबल बांड हो या कार्बन किसी के बाद डबल बांड बना रहा हो तो उसमें एक सिग्मा बांड होता है और एक पाई बांड होता है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं, तो हमने इस तरह इसके साथ 2 लोन पेयर शो करवा दिए हैं। तो ये था बच्चों मिथाइल, क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। इसमें आपने ये भी बताना है कि एंगल कितना है, वो है 120 का। तो हाइब्रिडाइजेशन थी, इसमें अच्छी तरह से आपने इन स्ट्रक्चर को देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये। तो उसके बाद आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और रहता है, तो इसके पिछले पेज पे आ जाए, नंबर 15। क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है कि वाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। तो आपने जब ये आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा था, वहाँ आपने ये बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें आपने sp3 और sp2 की वजह से इसको एक्सप्लेन किया था। एक पॉइंट उसमें और ऐड कर लो
कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें रोटेशन है, इस कहता अगर हम रूम टेम्परेचर पे इसकी रोटेशन देखें तो है, तो इसके लिए ना एनर्जी कितनी चाहिए 80 किलो जूल, ताकि इसको इजीली रोटेट करवा सके। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए तो उसमें जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, अगर वो टूटेगा तो ही जाके हमारे पास जो रोटेशन है वो टेक्स प्लेस होगी। अगर वो पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रोटेशन नहीं होगी। उस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए, उसकी अमाउंट है 263 किलो जूल। इतनी एनर्जी हमारे पास होगी एट रूम टेम्परेचर पे, तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, अदरवाइज़ वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो बच्चों इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती या इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है इनके दरमियान जो फ्री रोटेशन है ये नहीं होती। तो एक बात इस चैप्टर में से रह गई है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में। बच्चों मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, तो आपने वहाँ एक पॉइंट लिखा था, लेकिन 2 पॉइंट इसमें और ऐड कर लें। दूसरा पॉइंट ये है कि ये गैसोलीन की यील्ड को इंक्रीज़ करता है। एक पॉइंट आपने पहले लिखा था ना कि जिसमें आपने कहा था कि ये स्टेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करता है। दूसरा आप ये लिख लें इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ गैसोलीन, एक इम्पोर्टेंस इसकी ये होगी। और तीसरी इसकी ये है कि हम ड्रग्स और पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह इसके 3 इम्पोर्टेंस हो जाएंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, क्रैकिंग की डेफिनेशन करो और आपने इसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।